नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज राजनीति के गलियारों में ऐसी हलचल है कि दिल्ली से लेकर पंजाब और तेहरान से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने एक साथ पाला बदलकर सबको चौंका दिया है, लेकिन असली धमाका तो कांग्रेस ने किया है। दावा है कि अभी तो सिर्फ झांकी है। उधर समंदर पार चाबहार पोर्ट को लेकर भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है, तो ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान डाकिया बनने को तैयार है। वहीं बंगाल में ईडी के रेड और चुनाव आयोग की गाज गिरी है। बुलेटिन इन तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस का बड़ा दावा, 7 सांसद ही नहीं आपके 50 विधायक भी बदलेंगे पाला। प्रशांत भूषण का तंज, राघव चड्ढा को बताया अवसरवादी, बोले भूषण नए बागी लालची। संजय सिंह की राघव को अयोग्य करने की मांग, संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला। चाबहार पोर्ट से बाहर निकल सकता है भारत, हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। ईरान का सख्त रुख, आमने सामने नहीं बैठेंगे ईरान अमेरिका, पाक पहुंचाएगा संदेश। शुरू करते हैं कांग्रेस के आम आदमी पार्टी को हिलाने वाले दावे से। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने दावा किया है कि आपके 50 विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी चेतावनी दी। उनका कहना है कि अभी तो सिर्फ सांसद गए हैं, असली खेल अभी बाकी है। वड़िंग ने दावा किया कि आने वाले समय में आपके 50 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने विचारधारा नहीं बल्कि पैसा देखकर राज्यसभा सांसद बनाए थे। राजा वड़िंग के मुताबिक जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं तो वो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ ही देते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक का पंजाब से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता ने ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब अपने ही लोग लालच में भाग रहे हों तो दूसरों पर दोष मढ़ना गलत है। वड़िंग ने साफ किया कि कांग्रेस हमेशा जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाती है। फिलहाल इस बयान ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने पर आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंजाब की जनता इन 7 को कभी माफ नहीं करेगी। पंजाब में बेहतरीन काम कर रही आपकी सरकार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तोड़ने और धोखा देने का काम किया। राघव चड्ढा को पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, उन्हें राज्यसभा में पहुंचाया, अब वो भाजपा की गोद में पहुंच गए हैं। संदीप पाठक को पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने आशीर्वाद दिया। इन 7 लोगों ने पंजाब की पीठ में जूता मारने जैसा काम किया है। आम आदमी पार्टी छोड़ चुके और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राघव चड्ढा और उनके साथ गए सांसदों को कोरा अवसरवादी बताया है। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले पुराने और नए लोगों के बीच का बड़ा फर्क समझाया। भूषण का कहना है कि पहले लोग तब अलग हुए जब केजरीवाल ने सिद्धांतों से समझौता किया, लेकिन राघव चड्ढा और उनके सहयोगी ने तो सत्ता के सारे मजे लूटे हैं। ये सभी लोग राज्यसभा की कुर्सी और सरकारी सुख सुविधाओं का आनंद लेते रहे हैं। अब जब मौका मिला तो ये बिना किसी सिद्धांत के बीजेपी में शामिल हो गए। भूषण के मुताबिक इस नई बगावत के पीछे कोई नैतिकता या उसूल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का एक लालच और अवसरवाद है। इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। संजय सिंह राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए सभापति को पत्र लिखेंगे। आम आदमी पार्टी अब अपने बागी सांसदों को बख्शने के मूड में नहीं। पार्टी नेता संजय सिंह ने बागी गुट के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोला। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को एक कड़ा पत्र सौंपने का फैसला किया। इस पत्र में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक पर कार्रवाई की मांग है। संजय सिंह चाहते हैं कि इन तीनों को राज्यसभा की मेंबरशिप से अयोग्य घोषित किया जाए। उनका कहना है कि बीजेपी में शामिल होना अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ने जैसा है। यह कदम संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून का सीधा उल्लंघन है। संजय सिंह के मुताबिक इन नेताओं ने जनता और पार्टी के साथ धोखा किया। भारत अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए चाबहार बंदरगाह की कमान अस्थायी रूप से ईरान को दे सकता है। दरअसल अमेरिका की तरफ से मिली छूट अब खत्म होने वाली है, इसलिए भारत ने एक नए प्लान की तैयारी की है, प्लान बी। इसके तहत भारत अपनी हिस्सेदारी ईरान की ही एक कंपनी को बेचने की तैयारी कर रहा है। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि भारतीय कंपनियों पर किसी तरह की कोई आंच न आए। हालांकि भारत ने इसमें एक पेच भी रखा है, जैसे ही अमेरिका की पाबंदियां हटेंगी ये बंदरगाह फिर से भारत को वापस सौंप दिया जाएगा। भारत अब तक इस प्रोजेक्ट में $12 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर चुका है। ये बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सामान पहुंचाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है।
ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार को एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। ये दौरा ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने की एक नई कूटनीतिक कोशिश है, जिसमें पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ के रूप में उभरा है। हालांकि ईरान के एक बड़े अधिकारी ने साफ कर दिया है कि इस बार ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान एक इनडायरेक्ट चैनल के जरिए तेहरान की चिंताओं और उसके पक्ष को वॉशिंगटन तक पहुंचाएगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने पहले उम्मीद जताई थी कि उनके दूत ईरानी मंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर युद्ध थोपने का आरोप लगाकर कड़े तेवर दिखाए। अब पाकिस्तान सरकार इस तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। ईरान ने अपनी मदद के लिए पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। अब देखना होगा कि संदेशों के इस खेल से दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलती है या नहीं। खबरें अभी और भी है जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और ज़्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो बुलेटिन में आगे देखिए। ट्रंप के दूत पहुंच रहे पाकिस्तान, क्या रुकेगा युद्ध? इजरायली पीएम को हुआ कैंसर, 2 महीने तक छिपाई खबर। बंगाल में राशन घोटाला, ईडी की 9 ठिकानों पर छापेमारी। चुनाव आयोग की गाज, बंगाल के 5 पुलिस अफसर सस्पेंड। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए अपने खास दूतों को पाकिस्तान भेजा है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शनिवार को पाकिस्तान पहुंचकर शांति वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी एक छोटे से डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरान का यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के अलावा ओमान और रूस का दौरा भी करने वाला है। वहां वो क्षेत्रीय विकास और युद्ध के ताजा हालातों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली इस मीटिंग पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराकर पूरी तरह स्वस्थ होने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, जिसका इलाज अब पूरा हो चुका है। हालांकि ये बीमारी बहुत ही शुरुआती स्टेज में थी, जिसे अब पूरी तरह ठीक कर लिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अब उनके शरीर में कैंसर का कोई निशान नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू ने इस खबर को करीब 2 महीने तक दुनिया से छुपा कर रखा। उनका कहना है कि उस वक्त ईरान के साथ जंग अपने चरम पर थी। वो नहीं चाहते थे कि इस खबर से देश में डर फैले या दुश्मन इसका फायदा उठाए। नेतन्याहू ने साफ किया कि वो किसी भी खतरे को टालने के बजाय उसका तुरंत सामना करना पसंद करते हैं। ईडी ने पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले को लेकर बड़ी छापेमारी की है। कोलकाता से लेकर बर्धमान तक करीब 9 जगहों पर आज सुबह से छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी उन सप्लायर्स और निर्यातकों के घर खंगाल रही है जिन्होंने गेहूं की हेराफेरी की है। आरोप है कि सरकारी कल्याण योजनाओं के लिए आने वाले गेहूं बाजार में अवैध तरीके से बेचा गया। घोटालेबाजों ने बिचौलियों और डीलरों के साथ मिलकर सस्ते दाम पर गेहूं की बड़ी खेप गायब कर दी। इस चोरी को छुपाने के लिए बाकायदा एक शातिर तरीका भी अपनाया गया। आरोपियों ने उन बोरों को ही पलट दिया जिन पर एफसीआई और राज्य सरकार के निशान थे। सरकारी निशान हटाकर गेहूं को नए बोरों में भरा गया ताकि कोई पहचान ना सके। इसके बाद इस गेहूं को खुले बाजार में महंगे दाम पर या विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया गया। साल 2020 में दर्ज हुई एक पुलिस शिकायत के बाद अब ईडी इस पूरे नेटवर्क की जड़ें खोद रही है। फिलहाल कई बड़े कारोबारियों के नाम इस जांच के दायरे में आ गए हैं। चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव में लापरवाही बरतने पर 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया। आयोग ने डायमंड हार्बर इलाके के 5 पुलिस अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया। इन अफसरों पर चुनाव के दौरान पक्षपात करने और अपनी ड्यूटी ठीक से न निभाने का गंभीर आरोप है। सस्पेंड होने वालों में एडिशनल एसपी संदीप गराय और एसडीपीओ सजल मंडल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके साथ ही 3 थाना के प्रभारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान ये अफसर निष्पक्ष रहने में पूरी तरह फेल साबित हुए। उनके खिलाफ अब विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। बंगाल में शांतिपूर्ण वोटिंग, चुनाव आयोग ने दी क्लीन चिट। ज्ञानेश कुमार को हटाने की नई मांग, विपक्ष ने सौंपा नया नोटिस। 11 विपक्षी पार्टियों के 73 सांसदों ने इस नोटिस पर दस्तखत किए। और राजनाथ सिंह का किर्गिस्तान दौरा, सुरक्षा पर होगी बड़ी चर्चा। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बंगाल में पहले चरण के लिए दोबारा वोटिंग नहीं होगी। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि किसी भी बूथ पर दोबारा वोटिंग की जरूरत नहीं है। 23 अप्रैल को जिन 44,000 से ज्यादा केंद्रों पर वोट पड़े थे वहां चुनाव शांतिपूर्ण रहा। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मतदान के दौरान कहीं भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसका मतलब है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच लोगों ने बिना डरे अपने वोट डाले।
आयोग को किसी भी पोलिंग स्टेशन से दोबारा चुनाव कराने की कोई सिफारिश नहीं मिली। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश और टीएमसी की सागरिका घोष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का नोटिस सौंप दिया। 11 विपक्षी पार्टियों के 73 सांसदों ने इस नोटिस पर दस्तखत किए। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर 9 विशिष्ट आरोप लगाए हैं। जयराम रमेश ने कहा, इन आरोपों को झुटलाया नहीं जा सकता। ये नोटिस संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 124(4) के तहत राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, जिसमें ज्ञानेश कुमार के खराब रवैये के आधार पर उन्हें हटाने की मांग की गई है। इससे पहले भी 63 राज्यसभा और 130 लोकसभा सांसदों ने नोटिस दिया था, लेकिन दोनों सदनों के सभापतियों ने उसे खारिज कर दिया था। नोटिस के बारे में बताते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार का पद पर बने रहना संविधान पर हमला है। ये बेहद शर्मनाक है कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारों पर काम करने के लिए पद पर बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 अप्रैल की किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जा रहे हैं। वो 27 और 28 अप्रैल को किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाली एससीओ देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस हाई लेवल मीटिंग में चीन और रूस समेत कई देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। बैठक का सबसे बड़ा मुख्य एजेंडा आतंकवाद और कट्टरवाद जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटना है। राजनाथ सिंह वहां क्षेत्रीय सुरक्षा और दुनिया में बदलते हालातों पर भारत का नजरिया रखेंगे। जानकारों का मानना है कि इस दौरे से मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.